अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं इस खित्ते में होने वाली एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट की, जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान और ईरान में होने वाले हालिया तनाव से। इस तनाव की कुछ नौइयत ऐसी है कि 16 जनवरी 2024 को ईरान की जानिब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक शहर पंजकूर में एक मिसाइल अटैक होता है, जिससे 2 से 3 लोग जान बहक होते हैं और कुछ जख्मियों की तादाद भी बताई जाती है। जिसकी रिटेलिएशन में, जिसके जवाब में दूसरे ही दिन पाकिस्तान की जानिब से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, एक मिलिट्री ऑपरेशन की जाती है ईरान के प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान में। अब इस पूरे तनाव का बैकग्राउंड क्या है, इसकी नौइयत क्या है और उसके बाद उसके नताइज क्या निकलेंगे, हम इस पे बात करेंगे। जब हम इस इवेंट के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो फिर हमें पाकिस्तान और ईरान दोनों के ताल्लुकात का भी बैकग्राउंड एनालाइज करना होगा। और जब हम उसकी बात करते हैं तो 1947 से लेके 1996 तक पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन रहे हैं, जहाँ पे इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट किया है डिफरेंट इवेंट्स में। लेकिन 1996 के बाद जब हम इस वक्त तक बात करते हैं तो भी हमें कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता दोनों के दरमियान, लेकिन कुछ खटास मिठास हमें ज़रूर जो है वो मिलती है। अब वो किस वजह से है, उसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर तालिबान की हुकूमत को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज किया, जिस पे ईरान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए जो है वो पाकिस्तान से गिला शिकवा भी किया। चूँकि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो मज़हबी सेंटिमेंट या सेक्टेरियन सेंटिमेंट शिया और सुन्नी के तनाजुर में रखते हैं ईरान की तरफ। तो इसलिए ईरान ये कभी नहीं चाहता था कि वहाँ पर उनकी हुकूमत आ जाए ताकि उनके बॉर्डर पे जो है वो इनस्टेबिलिटी रहे। और उसके बाद दूसरा जो बड़ा मेजर फैक्टर है वो है 2013 में होने वाला गैस मुआहिदा। ये गैस मुआहिदा होने वाला था ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इंडिया ने इससे बैकआउट किया और फिर ये मुआहिदा इवेंचुअली जाके कंक्लूड हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जिसका नाम रखा गया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। ये 2013 में मुआहिदा हुआ, जिस मुआहिदे के तहत ये गैस पाइपलाइन जो है वो ईरान के कुछ इलाकों में से गुजरते हुए पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गुजर के खुजदार और फिर जो है सिंध में नवाबशाह और पंजाब में मुल्तान से जाके कनेक्ट होती है। इस तरह से ये गैस पाइपलाइन तीनों प्रोविंसेस से होके जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। अब इस गैस मुआहिदे पे अमल करते हुए ईरान ने अपनी तरफ से जो भी उनके जितनी भी ऑपरेशंस थी वो कंप्लीट कर दी और ये गैस मुआहिदा उन्होंने अपनी तरफ से उस मुआहिदे की पासदारी की। और इस गैस मुआहिदे में जितने भी काम थे उस गैस पाइपलाइन को बिछाने में वो उन्होंने मुकम्मल कर दिए। और जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उन्होंने छोड़ा तो फिर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को उन्होंने कहा कि अब ये आप अपने मुल्क में जो है वो इस गैस पाइपलाइन को एक्सटेंड करें जिस तरह से हमने मुआहिदा किया था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उस पे इनकार किया गया और ये कहा गया कि चूंकि आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं इंटरनेशनल, तो हम ये गैस पाइपलाइन एक्सटेंड नहीं कर सकते। जिस पे भी ईरानियन गवर्नमेंट ने जो है वो नाराज़गी का इजहार किया। और जाहिर सी बात है, देखें अब अगर उन पे जो है वो सैंक्शंस लगे हुए हैं तो आप इंडिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप जो है वो रशिया को देख लें, वो ममालिक जो है वो इंडिपेंडेंट होके वो फैसला ले रहे हैं खुद मुख्तियार होके। तो पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक कोड को ही फॉलो कर रहा है, जबकि नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि वो गैस पाइपलाइन जो है हमारे मुल्क के फ़ायदे में है। लेकिन वो कौन सी वजूहात हैं कि हम इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं ले सकते और हमारे फैसले जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरों की प्रेफरेंसेस से।
एक तो ये बात, और दूसरा ये कि इंडिया, चाइना और रशिया ने हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो है वो ईरान के साथ, और फ्यूचर के भी मुआहदात हो चुके हैं जिसमें जो है ईरान और चाइना की जो वायदा हुआ है 600 बिलियन का, तो वो भी इसमें शामिल है। अब जो तीसरा बड़ा फैक्टर है उसको समझने के लिए हमें जोग्राफिया समझना होगा। जोग्राफिया कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया और फिर ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं बॉर्डर लाइन से, जो ईरान पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है उससे। अब ये है कि दोनों तरफ जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उसमें डोमिनेंस भी बलोचों की ज़्यादा है, बलोच कम्युनिटी की डोमिनेंस ज़्यादा है, जिसमें उनके साथ फिर तीसरी कम्युनिटी कुर्द की भी वहाँ पे पाई जाती है। अब जिस तरह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी तरह ईरान में भी कुछ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो कि ईरानियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो काम करती हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म हुई थी जिसका नाम था जुंदुल्ला। 2003 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और 2011 तक ईरान ने ऑपरेशंस करके इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिसइंटीग्रेट कर दिया। और फिर ये हुआ कि 2011 में जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट होती है तो 2012 में कुछ वहाँ के मिलिटेंट्स, कुछ बलोच कम्युनिटी के मिलिटेंट्स और फिर कुछ कुर्द मिलिटेंट्स मिलकर जो है उन्होंने एक और नई ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई, जिसको जैश-ए-अल-अदल के नाम से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और उस 2012 से लेके अब तक ये जैश-ए-अदल ऑपरेशंस कंडक्ट करती रहती है ईरान में। और ईरानियन गवर्नमेंट का ये जो है वो क्लेम है कि जब भी ईरानियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करती है तो फिर इनके मिलिटेंट्स जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि आप इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें। और पाकिस्तान ने ये नहीं है कि एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन जब पाकिस्तान उन पे ऊपर ऑपरेशंस करता है तो फिर वो जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके ईरान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ईरानियन ये कहते थे कि कुछ और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो, डू मोर। तो इसी जो है तनाव में रिसेंटली ये हुआ कि दिसंबर 2023 में एक चेक पोस्ट थी ईरान की जहाँ पे इसी मिलिटेंट ग्रुप ने जाके हमला किया और वहाँ पे करीबन 12 से 13 के करीब जो है वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उनको जो है जाम बहक किया। तो उसी के रिटेलिएशन में ईरान ने जो एक ऑपरेशन किया, और अभी उन्होंने ईरानियन ने ये आइडेंटिफाई किया कि वो बलूचिस्तान में आ गए थे, और अभी जो हमने मिसाइल अटैक किया है वो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके हमने उन्हीं को टारगेट किया है। लेकिन वो शायद ये भूल चुके हैं या भूल चुके थे कि एक इंटरनेशनल लॉ भी है और एक सॉवरेनिटी भी है, और पाकिस्तान जो है वो उसकी एक साख्त भी है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये रिस्पॉन्स किया गया कि दूसरे ही दिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस एक्ट को इलीगल और अनजस्टिफाइड कहा, और इसको ये भी कहा कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। और वो बिल्कुल हकीकत भी है कि आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करके वो जो है कोई भी जवाज़ बना के आप उस मुल्क में जो है वो एक मिसाइल ऑपरेशन करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी मुल्क में जो है वो मिसाइल ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी सॉवरेनिटी, उसकी साख्त को पामाल करके ये कर रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान का पास्ट ही ऐसा है कि ईरानियंस को ये लगा कि कोई इतना बड़े बात नहीं है, और पाकिस्तान का पास्ट किससे जुड़ा है, वो है अमेरिका से। इसी तरह से अमेरिका भी पाकिस्तान की जो है इंडिपेंडेंस को या हमारे सॉवरेनिटी को या हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वो वक्तन बवक्तन वायलेट करता आया है, पास्ट में भी और करंट टाइम्स में, रिसेंट टाइम्स में भी बहुत सी बार ऐसा हो चुका है कि ड्रोन अटैक्स से या कुछ मिलिट्री ऑपरेशन से, स्पेशल ऑपरेशंस के नाम पे कुछ ना कुछ कर देते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो शायद अमेरिका के जानिब वो इतना सख्त नहीं होता, लेकिन ईरानियन की जानिब तो उनका रिस्पॉन्स बड़ा सख्त आया, और दूसरे ही दिन उन्होंने भी वो जो है मिलिट्री स्ट्राइक कर दी, इस नाम से कि हमारे जो मिलिटेंट्स हैं वो जो ईरान की तरफ आए थे हमने उन पे अटैक कर दिया या हमने उनको टारगेट किया है। तो उनको टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने ये रिस्पॉन्स दिखाया कि दूसरे दिन वहाँ पे ऑपरेशन कर दिया। तो लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है या जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो इस बात पे आया है कि ये पूरा मामला कुछ मेजर इवेंट्स के दरमियान हुआ है,
और उन मेजर इवेंट्स में ये है कि पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का जो एक फोरम है वहाँ पर वो साइड लाइन में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने फिर रीजनल स्टेबिलिटी पे बहुत सारी बातें की। और ये सब कुछ हुआ है इस मिसाइल अटैक के एक दिन पहले। और आप ये बताएं कि अगर आप एक दिन पहले रीजनल स्टेबिलिटी पे कोई बात करते हैं और फिर दूसरे ही दिन आप उसी मुल्क से अटैक या मिसाइल खाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। और दूसरा ये कि इसी दौरान जो है पाकिस्तान और ईरान के जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी हो रही थी। तो जाहिर सी बात है अब ये उस सिक्योरिटी पैराडाइम को भी जो है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है और जितने भी सिक्योरिटी के खदशे हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा रहा है कि अगर आप एक तरफ जो है वो सिक्योरिटी पे हमारे साथ जॉइंटली काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सिक्योरिटी को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, एक दूसरे में आपस में एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। और ये भी कि फिर फ्यूचर में वो ट्रस्ट एक दूसरे पे कर पाना मुश्किल होता है। अब इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिस्पॉन्स इस तरह से किया है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने उसकी बिल्कुल जो है ईरान के इस एक्ट की कंडेम किया है और उसके बाद पाकिस्तान और ईरान दोनों को ये हिदायत दी है कि वो आपस में डायलॉग्स को इंक्रीज करें और ये जो जारहियत के जितने भी उन्होंने मीन्स हैं उन पे कंट्रोल करें। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इंस्टेंटली ईरान के इस एक्ट को कंडेम किया और वो तो बिल्कुल लाजिम है क्योंकि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी एक तारीखी तनाव है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से रिस्पॉन्स आना बिल्कुल ही कोई नई बात नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको कंडेम्ड किया और यूएनओ ने जो है वो इस इवेंट पे ऐसा रिस्पॉन्स दिखाया कि आपस में जो है आप जो है वो डायलॉग्स को और ज़्यादा बेहतर करें। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है फ्राइडे पे, जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री जो काउंटर पार्ट्स हैं आपस में उन्होंने एक फ़ोन डिस्कशन की जिस पे उन्होंने पूरी सिचुएशन को जो है वो डिस्कस किया और फ्यूचर में आपस में जो है उन्होंने कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और रीजनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने पे बातचीत की और इस तनाव को ज़्यादा एस्केलेट ना होने पे उन्होंने बातचीत की। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि इसी तरह से पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर काकड़ साहब, उन्होंने भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बुला के जो सिक्योरिटी जितने भी पैराडाइम्स हैं उनको डिस्कस किया और उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया कि हमें पीस की स्टेबिलिटी जो है वो रखनी है और हमें पीस को प्रायोरिटाइज करना है। अब इसके नताइज क्या निकलेंगे अगर ये ज़्यादा एस्केलेट होता है, तो जाहिर सी बात है जब ये ज़्यादा एस्केलेट होगा तो ईरान से जुड़े हैं चाइना के अभी जो जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं या जितने भी मुआशी इंटरेस्ट्स हैं वो चाइना के जुड़े हैं ईरान से अभी। तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान या चाइना, पाकिस्तान और ईरान के ये जो ट्रायो है रिलेशन का, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है अगर ये मामला ज़्यादा एस्केलेट होता है तो। और दूसरा ये कि अगर ये मामला ज़्यादा एस्केलेट होता है तो चूंकि ईरान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से भी है और इंडिया से भी है, तो ये मामला एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि जो जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं, मसलन जितनी इंडिया की प्रॉक्सी है या जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के जितने यहाँ पे इस खित्ते में मफादात हैं, उनको भी एक ईज़ मिल जाएगी क्योंकि अगर रीजन इनस्टेबल होगा तो वो ईजीली जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करके वो अपने इंटरेस्ट या अपने मफादात हासिल कर सकते हैं। तो इसी तनाजुर में हम ये कहेंगे कि दोनों ममालिक ने जितनी भी डेवलपमेंट्स में हो चुकी है दोनों ममालिक की जानिब से वो बहुत अच्छी है कि उन्होंने इसको ज़्यादा एस्केलेट नहीं होने दिया और उन्होंने वहाँ यहीं पर जो है मामले को डा रखा है। अब हम इनसे यही तवक्को रखेंगे कि ये इसी तरह से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और ये जितने भी जारहियत के मीन्स हैं ये किसी को फ़ायदा नहीं देने वाले बल्कि ये पूरे रीजनल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा ख़राब करेंगे। तो दोनों की जानिब से ये होना चाहिए
कि बजाय इसके कि वो किसी तीसरे मुल्क को फ़ायदा दें या तीसरे मुल्क को आप इस मामले में इंटरफेयर करके उसके इंटरेस्ट को सर्व करें, इससे बेहतर ये है कि आपस में ही जो है वो अपने रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ाएं और जो है इसको और ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। और पाकिस्तान ये टेक ले सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली होके, या जो नई गवर्नमेंट आए वो इंडिपेंडेंटली होके कुछ हिम्मत का मुजाहरा करे, या कुछ जो है वो एक इंडिपेंडेंस को, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, वो रियल इंडिपेंडेंस हमें शो भी होनी चाहिए कि आप वो गैस पाइपलाइन जो है वो मुल्क के मफाद में इस्तेमाल करें। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।